आज चाइना की वजह से कोरोना नाम का छोटा सा कीटाणु पूरे दुनिया में कहर बरसा रहा है और पूरे दुनिया की माँ चुदी पर ही है चल। इतने से ही इन भोसड़ी वालों का पेट नहीं भरा तो इन लोगों ने क्या किया कि दूसरे देशों की बॉर्डर पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसके तुरंत बाद सोनम वांगचुक जी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हमें इस बार चाइना को सिर्फ हथियारों से ही नहीं बल्कि वॉलेट से भी जवाब देना पड़ेगा। उसके तुरंत बाद पूरे इंडिया में बॉयकॉट चाइना नाम का एक मूवमेंट ट्रेंड कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या बॉयकॉट चाइना मूवमेंट सच में हो सकता है और अगर हो सकता है तो हमें किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मेरा नाम है हर्ष भट्ट और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो 100 साल पहले क्या हुआ था, चाइना को 4 लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया था। पहले थे क्विंग डायनेस्टी, फ्रेंच, ब्रिटेन और जापानीज लोग। भैया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे तो जापानीज आर्मी ने चाइना को पूरी तरीके से ज़मीन में गाड़ दिया था। लाखों लाखों लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर किसी देश ने सबसे ज़्यादा सहा है तो वो है चाइना वाले लोग। फिर चाइना वालों ने क्या किया, उठना स्टार्ट कर दिया। उस लोगों ने सोचा कि अब बस बहुत हो गया, अब हम किसी का सहना नहीं वाले हैं। फिर पिक्चर में एंट्री होते हैं डेंग जियाओपिंग की। भैया इसको मॉडर्न चाइना का गॉड फादर भी बोला जाता है। ये चाइना के एक टाइम पे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इसने पूरे चाइना को बदल के रख दिया। इसने 4 चीज़ों पर मेन फोकस किया। पहली थी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। इसने क्या किया, पूरे दुनिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। जो चाइना पहले कंजर्वेटिव हुआ करता था उस चाइना ने पूरे दुनिया के सामने अपनी इकोनॉमी खोल दी और दूसरे देशों के बोला कि आप यहाँ आओ और चाइना की इकोनॉमी को डेवलप करो। तो जो जापान पहले चाइना का कट्टर दुश्मन हुआ करता था, उसी जापान से चाइना ने भर भर के टेक्नोलॉजी मंगवाई, भर भर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मंगवाए और अपने देश का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। फिर चाइना ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज हालत ये है कि चाइना को सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है और अगर दुनिया में 100 चीज़ बन रही है तो उसमें से 30 चीज़ तो सिर्फ चाइना ही प्रोड्यूस कर रहा है। भगवान की दया से आज इतना सब कुछ है इनके पास, पर ये इतने गांड फटी के ये बड़वे कि दूसरे देशों में कब्जा करते रहते हैं। ये आज पूरे साउथ एशिया में तो इन लोगों ने इतना भयंकर दबाव बना के रखा है। ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसाते हैं। इन डेट ट्रैप में ये छोटे बड़े देशों को उधार देते हैं और जब ये देश उनका उधार नहीं चुका पाते तो इन देशों में ये कब्जा करने लगते हैं। तो आप देख ही रहे हो पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान आज पूरी तरीके से इनके डेट ट्रैप में फंस चुका है और धीरे धीरे करके पाकिस्तान भी इनके कब्जे में चला जाएगा। आज चाइना ने इंडिया के 2/3 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके रखा है। आप देख सकते हो कि चाइना ने जोमेटो, स्विगी, ओला, पेटीएम, ओयो, बिग बास्केट और बाइजूस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो आज का पहला सवाल कि क्या हमें इन सारी कंपनीज को इंडिया से बाइकआउट कर देना चाहिए। मेरा जवाब ये है कि अगर हम इन सारी कंपनीज को बाइकआउट करते हैं तो इससे होगा क्या कि हमारे देश में इन सारी कंपनीज ने एक इकोसिस्टम क्रिएट करके रखा है। तो अगर हम बाइकआउट करते हैं तो ये इकोसिस्टम पूरा ब्रेक हो जाएगा और लाखों लोगों की जॉब चली जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे देश का ही नुकसान होगा। तो अब आपका दूसरा सवाल ये आएगा कि चलो इन सारी कंपनीज को छोड़ दो, अब हम जो ये चाइना का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर दो। तो देखो, जिस 2 देश के बीच में ट्रेड सबसे ज़्यादा अच्छा होता है उस 2 देश के बीच में युद्ध होने की संभावना सबसे कम होती है। तो अगर हम लोग भी बॉयकॉट चाइना मूवमेंट करते हैं और चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने लगते हैं तो उससे होगा क्या कि बदले में कहीं ये ना हो कि चाइना वाले लोग भी बॉयकॉट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दें और इससे दोनों देश का बीच में ट्रेड खराब होगा और उससे अल्टीमेटली युद्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी और हमारे ही जवान का नुकसान होगा, हमारे जवान ही बॉर्डर पे मरेंगे। तो अब आपका तीसरा सवाल ये आएगा कि चलो चाइनीज़ प्रोडक्ट को रहने दो, अब इंडियन कंपनीज जो चाइना से पार्ट्स इंपोर्ट करती है ये बंद होना चाहिए। तो देखो, चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। आप किसी भी दुनिया की चीज़ उठा के देख लीजिए, उसमें कोई ना कोई पार्ट्स तो चाइना से ही मैन्युफैक्चरिंग किया गया होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैपटॉप। अगर हम चाइनीज़ पार्ट्स को बैन कर देते हैं तो कल तो इंडिया में कोई लैपटॉप ही नहीं रहेगा। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं।
एग्रीकल्चर में हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। तो कल को अगर हम चाइना से इंपोर्ट ना करवा के किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, तो उससे होगा क्या कि दूसरे देश जो चीज़ 1000 रुपये में देती थी वही चीज़ चाइना वाले 900 रुपये में दे रहे हैं। तो चाइना से इंपोर्ट करवा के कंपनीज ने कितने बचाए? 100 रुपये। तो ये कंपनीज क्या करती है, वही 100 रुपये बैंक में डालती है। तो बैंक वाले क्या करते हैं कि वो 100 रुपये का उठाते हैं, 4 रुपये कैश रिजर्व रेशियो में रखते हैं और बाकी के जो 96 रुपये बचे हैं उसमें से दूसरी कंपनीज को लोन देते हैं और ये दूसरी कंपनीज अपने एम्प्लॉय को सैलरी चुकाती है उसमें से। तो एम्प्लॉय लोग इससे अपने जीवन जरूरियात के सामान खरीदते हैं, उससे दूसरी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होता है और अल्टीमेटली ये दूसरी इंडस्ट्री बैंक में पैसे डालती है और बैंक को अपना 96 रुपये मिल जाता है। तो ऐसे मल्टीप्लाइंग इफेक्ट क्रिएट होती है। तो कल को अगर हम चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो दूसरी इंडस्ट्री को ही अल्टीमेटली नुकसान होगा और बैंक को भी नुकसान होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा प्लान अपनाना है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो भी कर जाए और हमारे देश को नुकसान भी ना हो। तो आज के 21st सेंचुरी में लड़ाई बॉर्डर्स पे नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई ऑफिसेस और फैक्ट्रीज में लड़ी जाती है। तो लॉकडाउन के बाद जब हम लोग ऑफिसेस और फैक्ट्रीज को ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, पहले के मुकाबले 20% ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, 20% ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्शन करना है और 20% ज़्यादा सस्ता प्रोडक्शन करना है। और अगर हम ये 20% का रेशियो मेंटेन करते हैं तो आने वाले वक्त में आप देखोगे कि इंडिया भी इफ़ेक्टिव और सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब होगा और हमें चाइना की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे इंडियंस इंडिया की ही चीज़ें लेंगे। और आपने देखा ही होगा कि कैसे हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पीपीई किट बनाना चालू कर दिया और सिर्फ 2 ही महीने में 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। तो पोटेंशियल तो हमारे में कूट कूट के भरा है, बस हमें करना क्या है कि हमें मेक इन इंडिया की जगह मेड इन इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करना है। और मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल मूवमेंट को सपोर्ट करो। जितने स्वदेशी ऑल्टरनेट अपना सकते हो उतने अपनाना चालू कर दो। अगर आप कॉलगेट ले रहे हो तो आप पतंजलि लेना चालू कर दो। और एक दूसरी चीज़, हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं इंडिया में उन लोगों को बिजनेस कराओ, क्योंकि अल्टीमेटली पॉवर्टी की वजह से उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते और उनके बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो इंडिया ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि लोकल वेंडर्स को बिजनेस कराओ, उससे उसके बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ पाएगा। अब बात करते हैं हमारे यूथ की। जिस देश का यूथ सबसे ज़्यादा होता है उस देश के ग्रो करने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर क्या रीज़न है कि इंडिया में इतना बड़ा यूथ होने के बावजूद भी हमारा देश इतना पीछे है? इसका कहीं ना कहीं रीज़न है हमारा यूथ अपने आप को शेड्यूल करना नहीं जानता है। मोबाइल आने के बाद अपना यूथ इतना सोशल मीडिया में घुस चुका है कि इम्पोर्टेंट काम को साइड में रख के सोशल मीडिया को पूरा टाइम देने लगता है और फिर हम ही लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली देश बनता है यूथ से, लोगों से देश बनता है। और हमारा यूथ ही अगर फालतू चीज़ों में ध्यान देने लगे, इंपॉर्टेंट काम को छोड़ दे, तो हमारा देश कैसे ग्रोथ कर पाएगा? तो आप यारो इन सारी फालतू चीज़ों को आप साइड में रखते हैं और अपने सेल्फ डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं। रोज़ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। और अगर जिन को भी महान बनना है वो पढ़ना चालू कर दो। बुक्स कोई भी हो पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महान आदमी की एक कॉमन हैबिट होती है, वो लोग पढ़ते बहुत है ना। तो अगर आपको महान बनना है तो पढ़ना चालू कर दो। और ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन सारे इश्यू को आप साइड में रख दो, एक दूसरे की हेल्प करो, अपने आप को एजुकेट करो और अपने देश को आगे बढ़ाओ, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग भी ये बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में क्या सोचते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद, जय भारत।